Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Statistics में अब तक आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हुए जिसमें अभी तक आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजरमेंट ऑफ वेरिएशंस में, जिसको हमने डिस्पर्शन भी कहा, उसमें भी बहुत सी कैलकुलेशंस कर चुके हुए। रिलेटिव मेजर्स भी आपने देखी, आपने एब्सोल्यूट मेजर्स भी देखी। एब्सोल्यूट मेजर्स में रेंज को कैलकुलेट किया, आपने क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट की, आपने मीन डेविएशन देखी और उसके अलावा आपने रिलेटिव मेजर्स के अंदर आपने कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी कैलकुलेट की। इसी तरह लास्ट 2 लेक्चर्स में अगर आप देखें तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया, हमने वेरिएंस को कैलकुलेट किया और फिर आगे उसके डिफरेंट फार्मूलाज को भी स्टडी किया। आज हम रिलेटिव मेजर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैटिस्टिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें इस मेजर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये मेजर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी कैलकुलेशंस क्या है, इसको हम फर्दर आगे बोर्ड की तरफ जाकर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए वहाँ बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको आमतौर पर हम C.V से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो दिस इज S ओवर x बार मल्टीप्लाई बाय 100 2%। ये एक रिलेटिव मेजर है, इसलिए ये रेशो की फॉर्म में है और मैंने आपको बताया भी था कि रिलेटिव मेजर्स आमतौर पर जो है वो फाइनली परसेंटेज की फॉर्म में भी लिखी जा सकती। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना, आपको ये पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना, और फिर फाइनली आप उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा। अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों हम इसकी बार बार कैलकुलेशंस की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी एक क्या रीजन है। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इसका डायरेक्ट लिंक है कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा लिंक है। इस लिंक से क्या मुराद है? इस लिंक से यह मुराद है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसकी वैल्यू डेटा की कंसिस्टेंसी को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, यानी वैल्यू जो है इंक्रीज करे अगर, तो फिर हम कंसिस्टेंसी के बारे में क्लियरली बोल सकते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो डिक्रीज कर रही है। इसी तरह अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू डिक्रीज करे तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है, कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा जो है वो इंक्रीज करे। अब अगर आप गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कंसिस्टेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यह है कि अगर एक साइड इंक्रीज कर रही है तो दूसरी साइड डिक्रीज करती है, और अगर एक साइड डिक्रीज कर रही है तो दूसरी साइड जो है वो इंक्रीज करती है। सो अब डिक्रीज करने से कंसिस्टेंसी कैसे इंक्रीज कर रही है, जरा इसको समझना है। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो एक डिस्पर्शन की मेजरमेंट है, और डिस्पर्शन क्या है? डिस्टेंस, ठीक है, स्प्रेडनेस, स्कैटर्डनेस। ठीक है, अब अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप डेटा के जो सेंट्रल वैल्यू है उससे उसका डिस्टेंस देख रहे हैं। तो डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा होना शुरू हो गई है। सो जब वेरिएशन ज्यादा होगी, यानी आपकी जो डेटा वैल्यूज हैं वो सेंट्रल वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर दूर हट रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनमें आपस में उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो जब तक क्लोज नहीं होंगी तो वो रिलेशनशिप कैसे बना सकती? सो कंसिस्टेंसी, जिसको हम रिलायबिलिटी भी कहते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को बेसिकली कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि आप डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकें।
और कंसिस्टेंसी को क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि हमने डेटा को फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे लिए ये सोचना या ये बात आगे फर्दर डिस्क्राइब करना आसान हो जाती है कि ये जो डेटा हमने जिसको हम यूज कर रहे हैं, क्या हम इसको आगे फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करें? कब करेंगे? ये बात यहां से आपको रिप्रेजेंट हो रही कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो डेटा रिलायबल है, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा है। आमतौर पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो दो या दो से ज्यादा डेटा के दरमियान जो है वो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे और फिर हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो उस कंपैरिजन के अंदर हम देखेंगे जिस डेटा में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम है हम उसको फर्दर आगे एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो ऐसा डेटा जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आ रहा है उसको फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो फर्दर हम इसकी कैलकुलेशन में किस तरह देख सकते हैं और क्या आंसर जो है वो इसका एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्मूला के मुताबिक इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी। चलिए आइए जी, मैं एक एग्जांपल यहां पर लिखने लगा हूं और आपको यहां से अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह हम डिजिट्स को कंट्रोल करते हुए अपनी कैलकुलेशंस को आगे मूव कर सकते हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें हम डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, अनग्रुप डेटा भी हो सकता है, ग्रुप डेटा भी हो सकता है। देखिए जी, ये मैंने 5 ग्रुप्स का एक डेटा लिया, ठीक है। उसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है। अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है तो उसके सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर जरा गौर से देखिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100%। यानी इसमें अब आप देखिए कि दो कैलकुलेशंस हैं, एक है एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरी है एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन। अब एस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। चूंकि ये ग्रुप डेटा है तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर, ठीक है जी। और इसके साथ ही जो है वो यहां पर मैं साइड पर मेंशन कर देता हूं, एक्स बार की वैल्यू हम सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर्मूलाज की लिस्ट कंप्लीट हो गई कि हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है, एक्स बार कैलकुलेट करना है। एस का फॉर्मूला हमने लिख दिया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और चूंकि यहां पर एक्स बार भी चाहिए तो वो ये कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर है फॉर्मूलास का कि आपने क्या क्या इसमें कैलकुलेशंस करनी है। अब आगे हम टेबल की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे टेबल के अंदर ये सारी कैलकुलेशंस किस तरह आगे प्रोसीड होती है। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे होंगी इसकी। जी, तो डेटा जो है वो दोबारा कॉपी होगा और उसके बाद फर्दर उसके कॉलम्स को हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम फर्दर इसकी कैलकुलेशंस को देखेंगे।
क्वेश्चन पेपर से आपने जब भी डेटा कॉपी करना है तो बहुत ध्यान से वैल्यूज को नोट करता है, अदरवाइज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक भी वैल्यू मिस कर जाएं या कोई वैल्यू गलत लिख जाएं तो फिर क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो आपके किसी काम की नहीं। ये डेटा हमारा कॉपी हो गया। उसके बाद देखिए कि हमने एस को कैलकुलेट करना है, बल्कि उससे पहले हम एक्स बार को देख लेते हैं। तो एक्स बार के लिए हमने क्या कैलकुलेशंस करनी है, सबसे पहले हम एक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद एफ एक्स होगा और फाइनली फिर एक्स स्क्वायर की तरफ मूव करेंगे और देन हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इन सारी कैलकुलेशंस को बड़े ध्यान से देखिए कि x क्या है आपका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, लिमिट्स को दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। इट इज 7, 9, 5 प्लस 9 7, 10 प्लस 14 इज 24 डिवाइड बाई 2 इज 12। और फिर फर्दर आगे जब कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो 17 होगी, फिर 22 और 27। ठीक है जी। आप इसकी वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, साथ में कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें। 25 को जब ऐड करेंगे 29 में और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27 आंसर होगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, हमने एफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो एफ एक्स के लिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 14। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 88 और 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आ जाए। अब हम एक्स स्क्वायर की तरफ चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वैल्यू एक्स की जो है वो 7 है तो इट इज 49। 7 का स्क्वायर जब आप करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 144। फर्दर जब हम जा रहे हैं तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आपने करनी, कोई मिस ना हो जाए। तो 17 का स्क्वायर जो है वो क्या है, 289। 17 का स्क्वायर 289। फिर 22 का स्क्वायर आप देखेंगे, 22 स्क्वायर 484। देन 27 इज 729। तो आपने एक्स स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब आपने ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। 49 मल्टीप्लाई बाय 2, 49 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आएगा 98। 144 मल्टीप्लाई बाय 6, 144 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 864। उसके बाद 289 है और यहाँ 5 है। 289 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट इज 1445। आप भी मेरे साथ जो है वो वेरीफाई करते रहे, कैलकुलेशंस जो है वो लाजमी देखा करें कि आपको अंदाजा हो कि वाकई यही कैलकुलेशंस भी हो रही हैं। फिर उसके बाद 484 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 1936। इसके बाद है जी 729, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी 1 है तो ऑब्वियसली आंसर भी 729 ही रहेगा। अब आप गौर से देखिए, इन सब कॉलम्स का आपको सम चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम एज 2 प्लस 6 इज 8, 5 13 और 4 17 और 1, आपके पास इसका सम जो है वो 18 आ गया। अब आगे हमें और जो सम्स चाहिए वो हम कैलकुलेटर की मदद से इसके सम्स को फाइंड करते हैं। 14 प्लस 72 प्लस 85 प्लस 88 प्लस 27, तो ये हो जाएगा आपका 286। उसके बाद हमें एफ एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, 98 प्लस
864 प्लस 1445 प्लस 1936 प्लस 729। ये सारी वैल्यूज वन बाय वन हमने पुटअप की हैं। कैलकुलेटर में इसका सम जो है वो 5072 आ रहा। ठीक है जी। अब हम फाइंडिंग्स कर लेते हैं। एक्स बार क्या है जी? सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यूज भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने आउटलुक को बेहतर करने के लिए आपको गाइड किया यहाँ पे। इट इज 286 डिवाइडेड बाय 18। देखिए सिग्मा एफ एक्स ये था, यहाँ पे सारा कॉलम जो है वो देखें आप, इसका आंसर 286 आ रहा है और सिग्मा एफ क्या है 18। 286 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 15.89। उसके बाद हम s को फाइंड करेंगे। s इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। तो आप वैल्यूज को देखिए, पुटअप करें। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर क्या है जी आपके पास 5072 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 286 डिवाइडेड बाय 18 होल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। जब आप इसको देखते हैं फर्दर 5072 डिवाइडेड बाय 18, तो इसका आंसर है जी 281.78 माइनस, जब आप इसको देखते हैं 286 डिवाइड बाई 18 का स्क्वायर करना है आपने, तो इट वुड बी 252.49। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां इसकी कैलकुलेशन को फाइनलाइज करते हैं जी। देखिए s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 281.78 में से माइनस होना है 252.49, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29.29। तो जब इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो फर्दर जो डिजिट्स आएंगे 5.41। ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और देखिए मीन की वैल्यू भी ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 15.89। ठीक है, अब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ जाएंगे। फाइनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू s ओवर x बार मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखिए s की वैल्यू क्या है 5.41 डिवाइडेड बाय 15.89 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए 5.41 को आपने डिवाइड करना है 15.89 के साथ, और जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 34.05%। इस आंसर की क्या इंटरप्रिटेशन है ये समझिए। 34.05% का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में जो हमने एग्जांपल के तौर पे कंसिडर किया है, इसमें वेरिएबिलिटी जो है वो 34.05% है, या उसकी वेरिएशन ऑफ द डेटा की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 34.05 है। आज जो है वो हमने अभी तक ये कैलकुलेट किया है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को किस अंदाज में कैलकुलेट करते हैं। ये बात अभी हमने कुछ देर पहले लेक्चर में जब स्टार्ट हुआ था मैंने डिस्कस की थी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आमतौर पर जो है कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, कि जब हमने दो या दो से ज्यादा डेटा में कंपैरिजन करना है कि कौन सा डेटा ज्यादा रिलायबल है, कौन सा डेटा जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, हम उस डेटा को, अगर हम दो या दो से ज्यादा डेटा को चेक करना है तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं हर डेटा के लिए, और फिर हर डेटा को उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने के बाद हम इस आंसर्स को देखते हैं। जिसका आंसर जो है वो कम होगा वो फर्दर आगे एनालिसिस के लिए प्रोसीड हो जाएगा।
ठीक है, आगे इसके हम एक और एग्जांपल करते हैं और फिर हम मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह हमने इसको जो है वो आगे मजीद जो है प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, बोर्ड 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी ग्रुप डेटा के हवाले से कैलकुलेशंस की हैं। अब हम अनग्रुप डेटा को कंसिडर करना चाह रहे हैं और उसकी एग्जांपल को देखिए। कि अगर आपके पास डेटा वैल्यूज में डिजिट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो, या मैंने बहुत ज्यादा इसलिए कहा कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो घबराते हैं कि जब आपके पास जो है वो नंबर्स में डिजिट्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो वो ये समझते हैं शायद कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं, अब आगे हम इसको ना करें। देखिए, इस एग्जाम्पल को कराने का एक मकसद मेरा ये भी है कि आप फेमिलियर हो कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद ज्यादा है तो आपने घबराना नहीं है। आपने देखें, स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिजिट्स का खेल है, आप इसके साथ अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा जरा देखें कि किस तरह मैं इस एग्जांपल को कंसिडर करता हूं और नंबर्स की डिजिट्स की तादाद बढ़ने के बावजूद भी जो हम इजीली हम उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज का है कि आपने ख्याल रखना है कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं बड़ा कूल एंड काम अंदाज में आपने चलना है, ठीक है। जरा देखिए इसको एग्जाम्पल को कि हमारे पास जो है अगर डेटा इस तरह का है, जी ये 5 वैल्यूज का मैंने जस्ट डेटा कंसिडर किया और इसकी हम कैलकुलेशंस उसी अंदाज में करेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर। देखिए, अगर आपने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने कैलकुलेट करना है तो स्ट्रक्चर उसी तरह होगा। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कोएफिशिएंट वेरिएशन, दैट इज एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया जी। अब फर्दर हमें क्या चाहिए, पहले एक्स बार देख लीजिए। अब चूंकि ये अनग्रुप डेटा है तो इसका वही फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स ओवर एन, और चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए हमें अनग्रुप डेटा के लिए, ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात जी। अब ये फॉर्मूला की लिस्ट कंप्लीट हुई है। अब फर्दर इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह आपको फील हो रहा है कि ये डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छा जी, वैल्यूज को उस अंदाज में लिखेंगे कॉलम के अंदर। क्या जी, फर्स्ट वैल्यू इज 512, सेकंड वैल्यू इज 601, देन 490, देन 625 और फिर है 905। अब देखिए, एक्स बार आपने कैलकुलेट करना है, दिस इज सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर्स जो है वो अपने हाथ में रखें और इसकी कैलकुलेशन जो है वो मेरे साथ वेरीफाई करें। देखिए, 512 प्लस 601 प्लस 490 प्लस 625 प्लस 905। सो टोटल आप सम देखें अपने कैलकुलेटर्स पर तो ये शो हो रहा है 3133 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, 5 पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो आपका जो आंसर आ जाएगा दिस वुड बी 626.6। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार। ठीक हो गया जी। आगे हमने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब यहां पर एक बड़ी अहम बात है कि जब आप एक्स स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं तो आपने ये ज़हन में रखना है कि हमें कितने कॉलम की विड्थ चाहिए। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपने ये दो ही कॉलम्स कैलकुलेट करने हैं तो इसकी अगला पोर्शन जो है वो आप लाइन मत लगाएं मार्जिन इसका टेबल के अंदर, आप 512 का स्क्वायर लेके देखें। 512 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो ये हमारे पास 6 डिजिट नंबर बनता है, 2612।
2 1 4 एंड 4। वेरीफाई कर लें आप भी। 601 इसका स्क्वायर करेंगे, दिस वुड बी 361201। फिर उसके बाद 490 इसका स्क्वायर करेंगे, 240100। देन 625 square is 390625। इसके बाद 905 और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 819025। देखिए इस एग्जाम्पल को करने का मकसद आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ रहे हैं, उनकी जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे। इससे पहले हमने मैक्सिमम 2-3 नंबर्स तक हम रहे हैं, लेकिन अब जो है वो हमारे पास 6 जो है वो डिजिट्स तक जो है वो एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसको सॉल्व करना, इसको कैलकुलेट करना, मेथड वही है, मेथड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने सेंसेस जो है बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से एक एक नंबर को देखना है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो बाकी क्वेश्चंस की लेंथ से कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है। क्योंकि जब आप एक एक नंबर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन याद रखें कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके लिए ये जो है प्रॉब्लम भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने गलती से, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या एक्चुअली बताना चाह रहा हूं कि आप लिख रहे हैं 262144 ओके प्लस 361201। अब आपने जल्दी में 201 की जगह पे 210 कर दिया, क्योंकि सेंसेस जो है जब आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखते तो ये यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि 210 कर दिया। बज़ाहिर आपको पता नहीं चला, आंसर आपका गलत आ रहा है, बाकी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों को दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। सो इसलिए बी केयरफुल कि जब आप सम कर रहे हैं तो एक एक नंबर को बहुत ध्यान से आपने देखना है ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो आपके लिए आसान हो सके। सो एस का फॉर्मूला देखिए, ये मैं बार बार फॉर्मूलाज इसलिए लिख रहा हूं कि आपको जो है वो देख देख कर प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद करने में ये आसानी हो जाए। लेकिन जब आप फाइनली क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे होते हैं तो दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने स्टार्ट में लिख दिया एक दफा तो दोबारा आप ना भी लिखें तो ओके है। अब आप ये वैल्यूज पुट अप करें, देखें यहां पर एक और चीज है बड़ी अहम, और करें हम, अगर आप इसी घर की सिचुएशन के अंदर बैठे हैं, आप अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी मैथ इज बाय प्रैक्टिस, चूंकि स्टैटिस्टिक्स भी मैथमेटिक्स है तो आप जहां मर्जी बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने। देखिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स या और भी जो सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड है। अगर आप बड़ा अच्छे अंदाज में इसको लेकर चलेंगे और अपने एटमॉस्फेयर को बड़ा अच्छा रखेंगे और स्टडी एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए जो है ना बड़ा आसान भी हो जाएगा और आपकी गलतियां भी कम से कम होंगी। देखें ये मैंने वो गलती आपको यहां दिखाई है कि जो अक्सर जो है वो बच्चे कहते हैं कि जी हमें तो अचानक पता ही नहीं चला, हम सॉल्व कर रहे थे लेकिन इसकी मिस्टेक हमें वाज़ेह नहीं हो सकी। तो बेटा याद रखें हमेशा एक चीज कि जब भी आप कैलकुलेशंस करें, एक बात है कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो ताकि आप डिजिट्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और जो चीज आप लिखना चाह रहे हैं वही आप लिख रहे हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा था, हम कैलकुलेशंस क्या कर रहे हैं, अनग्रुप डेटा की, फॉर्मूला कौन सा है, ग्रुप डेटा का। तो इसका मतलब है कि जब भी आप अपने तौर पर ये सोचते हैं कि भी हम तो बहुत कंफर्टेबल मोड के अंदर, लेकिन हमारी कैलकुलेशन जो है गलत हो रही है, इसका मतलब है आप कंफर्टेबल मोड में नहीं है। सो ये यहां से एफ जो है वह खत्म हो जाएगा, ये अनग्रुप डेटा की कैलकुलेशंस है। सो बी केयरफुल, आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज देखनी है। सो इट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन और सिग्मा एक्स ओवर एन। अच्छा जी, अब देखिए हम सम्स की तरफ जा रहे हैं बहुत ध्यान से। चूंकि यहां पर हमने एक्स का सम किया हुआ है तो हमें सम की जरूरत नहीं होगी, हम सिर्फ एक्स स्क्वायर का सम कर रहे हैं। तो ये भी आप मेरे साथ वेरीफाई करें। 262 144 प्लस 361 201 प्लस 240100 प्लस 390 625 प्लस 819025। तो जब सम कंप्लीट होता है तो हमारे पास
यहां इस कॉलम का जो सम है वो आ रहा है 2073095। देखिए अब और बढ़ गया। सो जब वैल्यूज आप पुटअप करें 2073095 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3133 ओवर 5 का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। सो देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 414619 माइनस यहां हम कैलकुलेशन चूंकि कर चुके हैं इट इज 626.6 होल स्क्वायर। तो अब फाइनली जब हम इसको लेके चलते हैं आगे 626.6 स्क्वायर तो आपके पास जो आंसर एग्जिस्ट करेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 21991.44। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है जी। एस का जो फाइनल आंसर आया आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर जो हमने अभी कैलकुलेट किया है दैट इज 148.295 जिसको हम 148.30 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज राउंडिंग ऑफ नंबर। यहां मैंने आपको एक और चीज जो है एक्सप्लेन किया कि आप जहन में रखिए कि आपने जब भी नंबर लिखना है तो राउंड ऑफ करने के बाद लिखना है। आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब सेकंड प्लेस का नंबर आप पुटअप कर रहे हो तो थर्ड प्लेस के नंबर को आपने देखना है और फिर उसके बाद उसको राउंड ऑफ करने के बाद यहां पर आंसर फाइनल करेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज s over x bar multiply by 100 into percentage। सो s का आंसर है 148.30 डिवाइडेड बाय x बार क्या है जी आपका 626.6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जरा इसको डिवाइड करके देखिए 626.6 से और मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 23.67%। सो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू है वो कितनी है 23.67। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस की हैं कि जो आपको रियल लाइफ में भी फेस करना पड़ती हैं। देखिए मैंने आपको एक एरर के हवाले से भी यहाँ गाइडेंस दी है कि हम बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे एरर्स प्रोड्यूस होते हैं कि जिसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता और उसका हमें ये नहीं पता चलता कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। सो याद रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठें एक आइसोलेशन पोजीशन पर हो ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ सकें। आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और अपनी क्यूरी को अपने रिस्पेक्टिव टीचर के साथ इसको डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।